नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक होने वाला है मतलब बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, जो कि बुक से लिया गया है और 11th की और केबीएस एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आपको इस पार्ट से संबंधित बताएंगे, जो केबीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो खुद भी आप लोग जो है उस किताब को जो मतलब कि जरूर पढ़ते रहें। 11 से लेकर के 12 तक की जितनी भी किताबें हैं, बुक्स हैं हिस्ट्री की, तो उनको तैयारी जो है बेहतर तरीके से करते रहें खुद से भी। और अब क्योंकि मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो थोड़ा फैक्चुअल होती हैं, तो उसको भी आप लोग जो है देखते हो ना, तो उसको देखिए और समझिए और खुद से भी अध्ययन करते रहें। तो इस पार्ट में जो बताया गया है वो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय नगरों में बड़ा बदलाव आया। नगरों की संख्या तेजी से बढ़ी। ठीक है, और ये जो नगर होते थे इनको चर्च और राजा से थोड़ी स्वायत्तता मिली हुई थी। ठीक है, जैसा कि 3 वर्ग पाठ में आप लोगों ने पढ़ा है ना, पादरी वर्ग था और अभिजात वर्ग था और कृषक वर्ग था। जब कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा, है ना, जब जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो क्या हुआ कि नगरों का भी धीरे धीरे उदय होना शुरू हुआ। क्योंकि जब लोगों के पास संपन्नता आती है तो वो और अच्छा जीवन जीने की कल्पना करने लगते हैं, तो इसी कल्पना से साकार होता है नगरों का जीवन। ठीक है, तो ये हुआ, नगरों की शुरुआत हुई। इटली के नगरों का पुनरुत्थान, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों से संपर्क। जैसा कि पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो बॉर्डर हुआ करता था वो इस्लामी साम्राज्य सासानी वंश के एकदम मतलब कि नजदीकी हुआ करता था। तो इस्लाम और क्रिश्चियन, जो ये दो धर्म थे, इन दोनों ने एक दूसरे की सांस्कृतिक परंपराओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? इटली देश, क्योंकि व्यापार शुरू हुआ, आवागमन शुरू हुआ। रेशम मार्ग सभी जानते हैं, सिल्क रूट जिसको कहते हैं, ये चीन देश से, मंगोलिया से होते हुए जाता था इटली तक, कह सकते हो ना, और यूरोप महाद्वीप को जोड़ने का काम करता था, क्योंकि इससे रेशम का व्यापार होता था। चीन यूरोपीय देशों में जाया करता था। इसके वजह से क्या हुआ कि व्यापारिक नगरों का तेजी से विकास हुआ। कहां पर? इटली में। ठीक है, तो रेशम मार्ग को आपने जाना। वेनिस और जेनेवा जो थे इस समय के सबसे प्रसिद्ध जो है नगर हुए। विश्वविद्यालय और मानवतावाद ना, यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमनिज्म, ये मानवतावाद क्या है? मतलब कि इस युग में क्या हुआ कि मानव को केंद्र बनाया गया ना। सारी भावनाएं मतलब जितने भी बदलाव आए वो मानव को केंद्र बिंदु बना करके आए ना। मनुष्य की महत्ता जो है बढ़ी। अब मनुष्य को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, व्यक्तिगत तौर पर भी। ठीक है, पहले विश्वविद्यालय जो है इटली में स्थापित हुआ, जो कि पाडुआ के नाम से, और बोलोनिया विश्वविद्यालय स्थापित हुए ना। यहाँ पर विधि शास्त्र, कानून की पढ़ाई हुआ करती थी ना। जिसको सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किसने किया? फ्रांचेस्को पेट्रार्क ने इसको प्रोत्साहित किया, और नई संस्कृति को मानवतावाद नाम दिया गया। एक्चुअली में ये मानवतावादी, जो मानवतावाद शब्द है, ये उन अध्यापकों के लिए इस्तेमाल होता था जो इतिहास, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, विज्ञान पढ़ाया करते थे। उसका जो है ना, जो जो उसको पढ़ाया करते थे, इसकी वजह से उनको कहता था मानवतावादी। ठीक है, और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना भी जरूरी था, है ना, धर्म के खिलाफ। क्योंकि धर्म क्या था, उसकी वजह से जो है जो अंधविश्वास था उसका भी धीरे धीरे दमन होना शुरू हुआ, ताकि लोगों की एक सोचने की क्षमता जो है मतलब कि डेवलप हो। उसके बाद क्या है? मानवतावादियों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम। कुछ कालक्रम पढ़ लेते हैं, इसको जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी चीजें पूछी जाती हैं। तो 5 से 14वीं शताब्दी तक के समय को क्या कहते हैं? मध्य युग कहते हैं। उसके बाद 15वीं शताब्दी से शुरू होता है आधुनिक युग। अब 5 से 14 के बीच के जो काल थे उनको भी कई भागों में बांटा गया है। तो 5 से 9वीं शताब्दी को अंधकार युग कहा गया, डार्क एज कहा गया। 9वीं से 11वीं शताब्दी को आरंभिक मध्य युग कहा गया। 11वीं से 14वीं शताब्दी को उत्तर मध्य युग कहा गया। ये चीजें आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब है अरबियों का योगदान क्या था, मुस्लिमों का क्या योगदान था, ये सभी लोग जानते हैं, है ना। देखिए, यूरोपीय देशों में अरबी लोगों को बहुत ज्ञानी कहा जाता था, कि वहां के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो मुसलमान लेखकों में अरबी के जो है हकीम, मध्य एशिया बुखारा के इब्न सीना, आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी, इनका नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने ज्ञान के बल पर, अपने लेखन के बल पर यूरोप को प्रभावित किया। और स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। किसने? इब्न रुश्द ने।
अब बात करते हैं वास्तुकला। वास्तुकला में भी बदलाव आया। जितने भी चित्रकारी, मूर्तिकला ना, स्थापत्य कला की शुरुआत हुई, वो मानव को केंद्र में रख करके ये काम शुरू हुआ। माइकल एंजेलो का नाम कुछ लोगों ने सुन रखा होगा। अब इन्होंने क्या है कि पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र बनाया और दी पाइटा नामक एक प्रतिमा का भी निर्माण किया, और सेंट पीटर गिरजे का गुंबद भी इन्होंने उसको क्या किया, उसको बनाया, उसका वास्तु। और फिलिप्पो ब्रूनलेसी ने फ्लोरेंस का भव्य गुंबद निर्मित किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। अब बात करते हैं कि मुद्रण कला में भी बदलाव आया। लेखन कला में पहले क्या था, वुड ब्लॉक का इस्तेमाल होता था ना, लेकिन वुड ब्लॉक से समय बहुत लगता था। तो जर्मन मूल के निवासी है ना, जोहानिस गुटेनबर्ग ने एक वो ऑलिव ऑयल जो मशीन होती उससे ऑयल निकाला करते थे, तो उसी से ही उन्होंने उस मशीन को इजाद कर लिया। कौन सी, जिससे किताबें छपती थी, और इन्होंने 150 जो है बाइबल की प्रतियां छापी थी। तो 1455 में इस मशीन का निर्माण हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है कोपरनिकसीय क्रांति ना। ईसाई मान्यता क्या थी कि जो 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 पृथ्वी है वो पापों की अधिकता की वजह से स्थिर है, रुकी हुई है, यानी कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के बीच में है, लेकिन एक्चुअल में सूर्य है ना। तो ये चीजें एक बाह्य आडंबर, एक कहते हैं ना कि लोगों को अंधविश्वास में रखे थे। फिर है कोपरनिकस, इन्होंने सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये चीज बात को ये सिद्धांत रखा। और लेकिन ये अब चूंकि ईसाई परंपरा, ईसाई धर्म से बहुत जो है डर रहे थे, क्योंकि पूरा जो यूरोप था वो ईसाई धर्म से बहुत डरता था, क्योंकि उसने उसको डरा के रखा हुआ था, तो लोग उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते थे। तो जो कह दिया चर्च ने जो है सो है, तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। तो उसकी वजह से इन्होंने कभी भी अपने इस सिद्धांत को पेश ही नहीं किया। लेकिन इन्होंने अपनी पांडुलिपि जिसका नाम था द रिवोल्यूशनिबस है ना, ये जो पांडुलिपि थी ये अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस को इन्होंने सौंपी थी। आने वाले समय में केपलर हुए। केपलर ने कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में कोपरनिकस के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। ये चीजें जरूर लिख लेंगे आप लोग अपने किताबों का नाम जैसे जो है मतलब दिए गए हैं। उसके बाद नाम आता है गैलीलियो ने अपने लेखों के द्वारा सूर्य और पृथ्वी के अंतर को समाप्त किया, जैसा कि चर्च के द्वारा फैलाया गया था एक र्यूमर, और अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की जो है पुष्टि की। इस प्रकार से जो है सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव आया समय के साथ। विज्ञान ने इस क्षेत्र में सबसे अहम भूमिका अदा की। तो कैसा लगा आज का ये टॉपिक? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को है जरूर लिख लेंगे आप लोग, और बुक्स की रीडिंग आप लोग जरूर करते रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।